भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज की इस प्रेस वार्ता में, क्योंकि लोकतंत्र का काला दिवस आपातकाल 25 जून 1975 उसके निमित्त आज हमारे यहाँ सभी को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त यहाँ भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि आज की प्रेस वार्ता को हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र बिष्ट जी आप प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आपका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री कमल जिंदल जी आपका भी आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारे इस लोकतंत्र के काला दिवस के जिला संयोजक निवर्तमान मेयर श्री रामपाल सिंह जी आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारे जिले के मीडिया के प्रभारी महेंद्र कक्कड़ जी का, तरुण दत्ता जी का, कुंवर जी का, चौहान जी का, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी से आग्रह करूंगा कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र बिष्ट जी। धन्यवाद अमित जी। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद उधम सिंह नगर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सभी छायाकार, सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप सब लोगों के बीच पर भारतीय जनता पार्टी के आपातकाल पर कुछ बिंदु रखने। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत यशस्वी दूसरी बार के अध्यक्ष कमल जिंदल जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और पूर्व में हमारे लोकप्रिय मेयर श्रीमान रामपाल सिंह जी, हमारे इस जिले के महामंत्री अमित जी, हमारे मीडिया के प्रभारी मयंक जी, तरुण जी और सभी छायाकार बंधुओं में आपका स्वागत करते हुए मुझे छोटी सी चर्चा आपके बीच में करनी है। पूरे देश के अंदर ये 25 जून 1975 का वो काला दिवस, वो काला दिन वो हम पुनर्स्मरण प्रत्येक वर्ष करते हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कहा है कि इस बार इसको 50 वर्ष हो गए इस काले अध्याय को। इसके पुनर्स्मरण के लिए हम हर बार ये कार्यक्रम करते हैं। अपने लोकतंत्र सेनानियों का हम स्वागत करते हैं, उनकी जो संस्करण है उनके द्वारा हम सुनते हैं, उनको हम उनके स्वागत इत्यादि का भी कार्यक्रम करते हैं। इस बार इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी लोकतंत्र सेनानियों को इस बार देहरादून पर अपने आवास पर बुलाया है। जो पिछले बार तक कुछ हमारे लोकतंत्र सेनानियों की मांग थी कि उनके कुछ एरियर ऐसे रुके हुए थे जो उस समय जो लोग लोकतंत्र सेनानी तो थे लेकिन किसी कारण से उनका गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था। इस बार प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि इन सबका पुराने गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से जितना उनका भुगतान है, लगभग मैं समझता हूँ कि 5,20,000 रुपया प्रति आ रहा है, उन सबका भुगतान भी वो करने वाले हैं और लोकतंत्र सेनानियों को सब पर बुलाकर उनका सम्मान भी करने वाले हैं। सभी प्रशासनिक इकाइयों की तरफ से हमारी वाहन भी उनको उपलब्ध कराए गए हैं कि सभी लोकतंत्र सेनानियों को आज देहरादून पर 4 बजे लगभग 4 बजे बुलाया है। हमारी जिलाध्यक्ष को भी उस पर आमंत्रित किया है। मुझे केवल आपसे इतनी बात करनी है, क्योंकि लोकतंत्र के ये जो आज कांग्रेस दुहाई देती है कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, तो उसका काला चिट्ठा 1975 का 25 जून का दिन था, जिसमें सबसे पहले वो अगर किसी की हत्या की गई तो वो मीडिया की गई, पत्रकारों की गई। रात 12 बजे जब ये अधिसूचना जारी करी और बिना किसी कारण के आपातकाल लगाया, तो उस पर सबसे पहला जो काम किया तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन अपनी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले उन्होंने प्रेस की बिजली बंद की ताकि ये खबर कहीं तक न जा पाए देश के अंदर। और उसके बाद सभी वरिष्ठ पत्रकारों को सबसे पहला उन पर हमला किया गया, उनको बंद किया गया और इसकी सूचना 26 तारीख को 26 मई 1975 को रेडियो के माध्यम से दिया गया, जबकि सारा लोकतंत्र के स्तंभ वहाँ हमारे थे, उनकी हत्या की गई। उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता, उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा 1925 का संगठन है, उनके कार्यकर्ताओं को भी बिल्कुल उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उनके परिवारों सहित उनको जेल पर ठूस दिया गया। और जिस प्रकार का अत्याचार हुआ वो सब आपके सामने भी है।
उसके बाद जो साहा कमेटी की रिपोर्ट बनी है तो उस पर भी हम सब लोग पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार की वो रिपोर्ट है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने किसी प्रकार की आंतरिक और सुरक्षा का कोई कारण नहीं था, किसी प्रकार देश में युद्ध की कोई स्थिति नहीं थी, केवल उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजनारायण जी ने याचिका दायर करी, क्योंकि 1971 का चुनाव में कांग्रेस बहुत भारी मतों से जीती थी। तो राजनारायण जी उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार बनी है और जिस प्रकार की अमर्यादित आचरण इसमें हुआ है, इसके अलावा गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग जिस प्रकार का हुआ है और जो असंवैधानिक है, इसमें उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट पर रिट करी और इलाहाबाद कोर्ट ने इस पर 12 जून 1975 को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ये जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, ये 6 वर्ष तक अपना किसी भी ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती हैं। उनको अयोग्य करार घोषित कर दिया, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उससे घबराकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर आपातकाल लगाया और आपातकाल ही नहीं लगाया, जिस प्रकार का पूरे लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, उसको हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं आज भी। क्योंकि आज इसलिए हम इसको पूरे देश के अंदर प्रत्येक वर्ष करते हैं। इस बार हम विशेष आयोजन आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, अन्य माध्यम से, इसकी अतिरिक्त हम इसकी अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से भी रेलवे स्टेशनों पर, इन पर जो सार्वजनिक स्थान है, उन स्थानों पर भी प्रदर्शनी लगा कर भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश के अंदर कि किस प्रकार का वो काल था। जो नई पीढ़ी आई है, इसके साथ भी हम नई पीढ़ियों को भी एक हमने युवा संसद और महिला संसद के आयोजन भी हम कर रहे हैं। कुछ जिलों पर हो रहे हैं, कोशिश तो हमने की थी कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आयोजन होंगे। इसी के निमित्त आज 25 तारीख में हमारे भूपेंद्र यादव जी, हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो आज देहरादून पर हैं। ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने 2 अतिथियों का कार्यक्रम लगाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पिथौरागढ़ जाने थे, मैं उनका कोऑर्डिनेटर के नाते मैं उसको देख रहा था, और भूपेंद्र यादव जी जो अपने राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाते उस कार्यक्रम को देख रहे थे। हम युवा संसद, महिला संसद लगाकर भी महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, जिन्होंने ये अतीत काल नहीं देखा और उनको स्मरण कराने के लिए कि किस प्रकार के अत्याचार हुए, किस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या हुई, स्मरण कराने के लिए ये सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। एक गोष्ठी के माध्यम से भी हम एक गोष्ठी करेंगे, पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच में। आप लोग सब लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, लेकिन फिर भी आप लोगों को आमंत्रित कर कर आपके पुनर्स्मरण पर एक बार हम चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से भी, क्योंकि प्रेस एक ऐसा माध्यम है जो पूरे देश के अंदर समाचार देता है, निष्पक्ष देता है। इस निष्पक्ष स्तंभ को भी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया, तत्कालीन सरकार ने किया, और आज उस तत्कालीन सरकार के जो उनके राहुल गांधी है, उनकी पूरी टीम है, वो कहती है कि साहब संविधान बचाओ और संविधान बचाने का नारा दे रही है। तो हम ये बताना चाहते हैं आप सबके माध्यम से, आप प्रेस के माध्यम से ही बताना चाहते हैं जनता को कि जिस प्रकार की हत्या लोकतंत्र की तत्कालीन सरकारों ने की और आज तक उनकी जिन राज्यों पर सरकार है उस पर भी वो उसी किस्म का काम करते हैं। अभी कुछ ही 2024 का चुनाव और आपने देखा होगा, मैं, आप लोग पत्रकार हैं, मेरे से ज़्यादा सब कुछ जानते हैं। 2024 में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बैन लगाया कि जो पत्रकार हमारे या जो मीडिया हमारे समर्थन पर नहीं लिखती है या हमारा विरोध करती है, उनको उनकी डिबेट पर नहीं जाना है। आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला, और इस बात को मैं इसलिए आपके सामने कहता हूं कि मीडिया के लोग जो स्वतंत्र रूप से अपना लेखनी से कार्य करते हैं और उनको भी बैन करने का काम किया 2024 के चुनाव पर। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ऐसे पत्रकारों के बीच पर जो हमारा समर्थन नहीं करते हैं, इनकी डिबेट पर जाने के लिए बैन लगाया अपने सभी जो उनके पत्रकार थे, या अपने संवाददाताओं को या अपने प्रवक्ताओं को। तो इस प्रकार की हत्या करने का काम किया है। हमें आपके चैनलों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम सभी समाज के बीच में कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की अगर असली हत्यारा कोई था तो वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने जिस प्रकार का कार्य किया वो अतीत हमारे सामने है। हम उसको प्रदर्शनी के माध्यम से भी कर रहे हैं, और इस बार हमने कोशिश करी है कि 50 वर्ष हो गए इस आज़ादी के काले अध्याय को, तो इस बार हम युवा संसद करके अपने युवाओं को भी इसमें प्रेरित कर रहे हैं कि उनको भी ये कालखंड पता चले। अभी हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने सब कुछ देखा, वो कालखंड, उनके परिवारों को ले जाकर जेल के अंदर ठूसा गया, उनके प्लासू से उनके नाखून उखाड़े गए, और कैसा अमानवीय अत्याचार हुआ। एक हल्द्वानी की मैं छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ
कि हल्द्वानी का संघ कार्यालय सदर बाजार पर है। मैं भी छोटा था, 10-12 साल का मैं भी रहा हूँ उन दिनों। तो वो सदर बाजार पर अचानक छापा पड़ा और वेद प्रकाश जी और हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता धिंगड़ा जी, ये सब लोग आज भी जीवित हैं उनमें से कुछ लोग। तो वो कहते हैं कि रातों रात हमको हमारे घरों से छापा डालकर बिना किसी कारण बताए हमको लेके चले गए। हमारे परिवार को भी पकड़ा गया। एक कांडपाल जी है, जयदत्त कांडपाल जी, जयदत्त कुसुमखेड़े पर रहते हैं। उनके 3 पीढ़ी के लोगों को सबको ले गए, उनको भी ले गए, उनके बेटे को भी ले गए, एक उनके नाबालिग बच्चे को भी ले गए। तीनों पीढ़ियाँ, आज तो जयदत्त कांडपाल जी नहीं रहे अपने लोकतंत्र सेनानी, लेकिन उनकी दोनों पीढ़ियाँ अभी भी जीवित हैं। जिस प्रकार का अत्याचार वो सारा वृत्तांत हमको सुनाते हैं, हम लोग भी उनको वृत्तांत सुनकर ये जो नई पीढ़ी है इनको इस गोष्ठी के माध्यम से बताने वाले। इतना ही मुझे इस पर कहना है। अभी आपने कहा कि कांग्रेस में आपातकाल लगाया था, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र सरकार पे हमला बोल रहे हैं और कहते हैं कि आप घोषित आपातकाल वर्तमान सरकार ने लगा रखा 2014 के बाद से, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं फिर आपके सामने कह रहा हूँ कि अभी 2024 की 14 की बात कर रहे हैं, मैं तो 24 की बात कर रहा हूँ। 24 की सबसे पहले अगर उन्होंने संविधान की हत्या करने का काम किया, उन्होंने कहा कांग्रेस के पत्रकारों के साथ उनकी डिबेट के साथ उस समय उनके नेशनल टीवी पर आपको नहीं जाना है। अपने सभी उनने अपने जो उनके प्रवक्ता थे उनको बैन लगाया, लिखित में बैन लगाया। इससे जाहिर होता है कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है। जी, इंदिरा गांधी ने धारा 352 के तहत घोषित आपातकाल लगाया है, डंके की चोट पे लगाया है, जी। सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भी पावर का इस्तेमाल करते हुए। जी, सबको मालूम है, इतिहास में दर्ज है। लेकिन घोषित आपातकाल तो दिखाई देता है, लेकिन अघोषित आपातकाल जो स्थिति देश में बताई जा रही है, वो अघोषित आपातकाल ज्यादा खतरनाक है घोषित आपातकाल जो कि नहीं, किया था। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि अघोषित आपातकाल से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा अघोषित आपातकाल की बात हो रही है। जी, अघोषित आपातकाल जब मीडिया का गला घोटा जाता है कि साहब सरकार के खिलाफ खबर नहीं चलेगी, सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जो है चैनल से हटाना दूर, चैनल ही खरीद दिए जाते हैं। ऐसी कई चीजें राष्ट्रीय स्तर पे देखने को आ रही है। यहाँ तक कि मीडिया में पूरी तरह एक कॉकस जो हावी है कि साहब कौन रिपोर्टर, कौन एंकर किस प्रकार की डिबेट चला रहा है, जो सरकार के खिलाफ फिर उसको टारगेट किया जाता है। और फिर वो बेचारे जो 20-20, 30-30, 40-40 तक डिबेट करते आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार मारे जाते हैं, देश से जाने वाले, वो बेचारे यूट्यूब हो जाते हैं। मैं कह सकता हूँ बड़ा क्या विडंबना होगी, एक तरफ आप आपातकाल के खिलाफ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देश भर में आपको चल रहा है, और दूसरी तरफ वरिष्ठ से वरिष्ठ पत्रकारों को यूट्यूब में ब्लॉगर बनना पड़ रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये संज्ञान मेरे विषय पर नहीं है। और 26 मई 2014 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली थी, मैं आपके सामने कह सकता हूँ कि उन्होंने ये कहा था, उसके बाद का वातावरण और उसके 2014 के बाद नए भारत की हम बात करते हैं तो सब पूरे देश के सामने है। आप चाहे किसी विषय को लेकर उठाकर देख ले कि देश के प्रधानमंत्री के टाइम पर मैं नहीं कह सकता हूँ कि पत्रकारों के साथ कोई उत्पीड़न हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपने अगर आज की तारीख में जी बताइए, पुण्य प्रसून वाजपेयी कहाँ है आज की तारीख में, बताइए विशाल शर्मा कहाँ है आज की तारीख में, बताइए रवीश कुमार कहाँ है आज की तारीख में। नहीं, मैं कोई है साहब मैं जो कभी लीड करते थे देश को, वो आज यूट्यूबर बन के रह गए, इसे क्या कहेंगे सर? नहीं, ये किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर किसी प्रकार का कोई पत्रकारों पर उत्पीड़न हो रहा है। मैं मेरे समझ में तो नहीं है कुछ भी बात। यदि फिर भी अगर आपके नहीं, इसीलिए हम युवा संसद लगा रहे हैं, इसीलिए हम महिला संसद लगा रहे हैं कि जो नए हमारे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, उन्होंने वो कालखंड नहीं देखा है, उन्होंने वो उस समय का समय नहीं देखा, उनको पुनर्स्मरण कर रहे हैं कि देश की आज़ादी के लिए और देश के सुरक्षा के लिए जिस प्रकार हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवार ने उत्पीड़न से सहन किए, उसी के पुनर्स्मरण कराने के लिए हम ये गोष्ठियां इत्यादि कर रहे हैं। जी, 2014 के बाद देश में बहुत कुछ बड़े बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे उत्तराखंड में यूसीसी का प्रादुर्भाव हो गया। लेकिन जिस धारा के कारण देश में इंदिरा गांधी को इतनी हिम्मत मिली कि वो आपातकाल लगा दिए, क्या आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार संविधान संशोधन करके धारा 352 को हटाएगी या नहीं हटाएगी? अगर नहीं हटाएगी तो भविष्य में तलवार रखती रहेगी लोकतंत्र के ऊपर, और हटाती है तो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा कदम होगा। आप क्या घोषणा करेंगे सबके सामने? मैं 352 हटा दीजिए धारा। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आपने स्वयं ही कहा कि जिस प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा 75 साल से जिस कोड को हम देश के अंदर पाल रहे थे, धारा 370 35 से ऐसे 100 काले कानून हटाने का अगर किसी ने
साहस किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। धारा 370 हो, 35 हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, जितनी बातें आप कर सकते हैं, आयुष्मान भारत की बात करने वालों, ऐसे ऐतिहासिक फैसले करने वाले इन 75 साल में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कोई रहा हो तो मुझे बता दीजिए पूरे विश्व के अंदर। और विश्व के ताकतवर देशों ने भी इस बात को शंका जाहिर करी जब हमारा अटल आयुष्मान की बात हुई। देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा 50 करोड़ लोगों को, आधी आबादी को देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इनको मेडिकल सुविधा देंगे 5 लाख रुपए की। इससे तो पूरे विश्व के अंदर मंदी होगी, इस देश के अंदर बहुत स्थिति खराब होगी। उसको चुनौती के रूप में लिया, वो आपके सामने है सारे परिणाम। आज आप जिला मुख्यालय में बैठे रुद्रपुर उद्योग के प्रदेश महामंत्री हैं जी। और क्या आप ये इस बात से सहमत हैं कि संविधान से 352 को हटाने के लिए मुहिम चढ़ी जाएगी? आश्वासन देते हैं आप? नहीं, मैं आश्वासन देने का मेरा कोई हक इसलिए नहीं है आप कि सहमत मैं हैं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ। लेकिन ये आपने प्रस्ताव किया कि आपके माध्यम से जो भी बातें जाएंगी वो हम केंद्र तक पहुंचाने का काम करेंगे आप अपने राज्य सहमत से। हैं कि नहीं 352 हटाने के लिए? हाँ या ना? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ किसी भी बात से। होनी चाहिए भी संविधान में धारा। होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं उसके लिए ये कह सकता हूँ कि ना फिजिकल और न मानसिक रूप से इस बात के लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे माध्यम, ये तो केंद्र का विषय है, उनके संसद पर जाकर विषय है। केंद्र की प्रेस वार्ता होती है तो केंद्र से पूछा जाता है। जी। प्रेस वार्ता आप नहीं, कर रहे हैं, ये मैं आपातकाल पर प्रेस करने आया हूँ। 352 हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए, जिसके कारण देश को आपातकाल का सामना करना पड़ा, लोकतंत्र की हत्या हुई, विपक्ष को जेलों में ठूसा गया। खास तौर से जनसंघ तत्कालीन जो आपकी भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के रूप में थी देश में, जनसंघ पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, मीडिया पर अत्याचार हुए। तो क्यों इस 352 को आप सीने से लगाए रखना चाहते हैं संविधान? नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस पर कुछ ना कुछ सोचा होगा और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस पर फैसला होगा। आप सहमत हैं तो हट दीजिए। सहमत हूँ मैं आपकी बात से। चलिए, ठीक है सर, धन्यवाद आपका सबका।